नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट 2021-22। हर वर्ग का रखा गया खास ख्याल। आर्थिक वृद्धि को रफ्तार देने के लिए निवेश बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री ने कहा, बजट से गांव, किसान, आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मिलेगी मजबूती। बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 137% ज्यादा रकम का प्रावधान। हेल्थ केयर बुनियादी ढांचों के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान। अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए होंगे खर्च। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन। आम बजट में जल जीवन मिशन शहरी के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत का ऐलान। 1,41,000 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित। विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1,97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। अगले 5 साल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा। देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बनाने का बजट में प्रस्ताव। और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर बजट में कई बड़े ऐलान। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए अतिरिक्त 1,18,000 करोड़ रुपए। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा। पीएफआई निवेश के लिए खुलेगा रास्ता। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2021-22 पेश कर दिया। इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर देते हुए बजट में 6 स्तंभों का उल्लेख किया। इनमें स्वास्थ्य और खुशहाली, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, इनोवेशन, अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है। सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 4.12 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़ाकर 4.39 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच खर्च में बढ़ोतरी और राजस्व घटने से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5% के ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का प्रस्ताव है। 20,000 करोड़ रुपए के साथ डीएफआई की स्थापना का ऐलान किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए 13 सेक्टरों के लिए पीएलआई योजना भी घोषित की गई।
बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी खास जोर दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए अतिरिक्त 1,18,101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मेट्रो रेल के लिए भी 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। और इसी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% की बढ़ोतरी की गई। साथ ही पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया गया, जिसके लिए 64,180 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत का भी ऐलान किया गया। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास के तहत वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया गया। वित्त मंत्री ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में आवंटन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया। माइक्रो इरिगेशन फंड को 2 गुना करने की बात कही गई है। साथ ही 1,000 और मंडियों को ENAM के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत लाया जाएगा। MSME के लिए 15,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने इस आम बजट के चौथे स्तंभ मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाने का जिक्र करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन के लिए 15,000 से अधिक विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है। जनजातीय क्षेत्रों में 750 और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना करने का भी लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने इनोवेशन, अनुसंधान और विकास का जिक्र करते हुए कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की कार्यप्रणाली तैयार कर ली गई है, जिससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रोत्साहन का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन शुरू होगा, जिससे शासन और नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके साथ ही न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन स्तंभ का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए वर्ष 2021-22 में 3,767 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों,
नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। इस बार के आम बजट में स्वास्थ्य और कल्याण पर खर्च में काफी बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस वर्ष यानी कि 2021-22 का बजट अनुमान 2,23,846 करोड़ रुपए रखा गया है। पिछले साल ये राशि 94,452 करोड़ रुपए थी। इस बार स्वास्थ्य पर खर्च में 137% की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर निवेश को बढ़ाने के मकसद से बजट आवंटन में इतनी वृद्धि की गई। बजट में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए रखे गए। स्वास्थ्य सिस्टम को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना लॉन्च करने का फैसला किया। इसे पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का नाम दिया गया है। इस योजना पर अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य प्रणालियों की क्षमताओं को विकसित किया जाएगा। मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने के साथ ही नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था बनाई जाएगी। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों को समर्थन दिया जाएगा। 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का सभी राज्यों में विस्तार किया जाएगा। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। न्यूमोकोल वैक्सीन को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया गया है। वर्तमान में यह सिर्फ 5 राज्यों तक सीमित थी। इस फैसले से हर साल 50,000 से ज्यादा बाल मृत्यु को रोका जा सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिशन पोषण 2.0 शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद देश भर में पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच और नतीजे मजबूत करना है। मिशन पोषण 2.0 शुरू करने के लिए संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। वित्त मंत्री ने 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए एक मजबूत कार्यनीति अपनाने की घोषणा की है। To strengthen nutritional content, delivery, outreach and outcome, we will merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. Universal coverage of water supply. The World Health Organization has repeatedly stressed the importance of clean water, sanitation, and clean environment as a prerequisite to achieving universal health. The Jal Jeevan Mission Urban will be launched. It aims at universal water supply in all 4,378 urban local bodies with 2.86 crores household tap connections as well as liquid waste management in 500 Amrit cities. It will be implemented over 5 years with an outlay of 2,87,000 crores. इस बार के बजट में शहरों में हर घर तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य पर जोर दिया गया। बजट में जल जीवन मिशन शहरी लॉन्च करने का ऐलान किया गया। इसका मकसद सभी
4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना है। इस मिशन के लिए अगले 5 साल में 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शहरी भारत को और अधिक साफ सुथरा बनाने के लिए शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 2021 से 2026 के बीच 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुनियादी संरचनाओं को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को लगातार दोहरे अंकों में बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए PLI योजना घोषित की है। इसके लिए सरकार वित्त वर्ष 2021-22 से शुरू करके अगले 5 सालों में करीब 1.97 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करेगी। इससे बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन होगा। वहीं कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 सालों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि NIP का विस्तार कर इसमें 7,400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है। आधारभूत संरचना को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के साथ ही विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। DFI के लिए 3 सालों में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए का उधार पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। FPI की परियोजनाओं में पैसे लगाने की इजाजत दी जाएगी और इसके लिए जरूरी कानूनी बदलाव किया जाएगा। For a $5 trillion economy, our manufacturing sector has to grow in double digits on a sustained basis. Our manufacturing companies need to become an integral part of global supply chains, possess core competence and cutting-edge technology. To achieve all of the above, PLI schemes to create manufacturing global champions for an Atmanirbhar Bharat have been announced for 13 sectors. For this, the government has committed nearly 1.97 lakh crores over 5 years starting this financial year. This initiative will help bring scale and size in key sectors, create and nurture global champions, and provide jobs to our youth. Textiles. To enable the textile industry to become globally competitive, attract large investments, and boost employment generation, a scheme of Mega Investment Textiles Park will be launched in addition to the PLI schemes. This will create world-class infrastructure with plug-and-play facilities to create global champions in exports. 7 textile parks will be established over 3 years. इस बार बजट में ग्रामीण भारत के लिए काफी कुछ प्रावधान किया गया है। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कोष के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नाबार्ड के तहत 5,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ बनाए गए सिंचाई कोष को 2 गुना कर दिया जाएगा। बजट में इस बार सड़क अवसंरचना को और बढ़ावा देने के लिए अधिक आर्थिक कॉरिडोर खोलने का प्रावधान किया गया है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में मेगा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1.03 लाख करोड़ का होगा। केरल में 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच 675 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। असम में अगले 3 साल में 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। बजट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1,08,230 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए है, जो अब तक का सर्वाधिक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भविष्य के लिए रेलवे तंत्र का विकास करने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टा डोम कोच की शुरुआत की जाएगी। ब्रॉडगेज रूटों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। कोच्चि, बंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। साल 2021-22 के बजट में रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए हैं। और अब बजट से अलग कुछ और खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदिवासियों की विशेष पहचान को संरक्षित करने के लिए विकास के एक मॉडल की जरूरत बताई है। दिल्ली हाट में आज राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आदिवासियों की संस्कृति ही उनकी पहचान है। उन्होंने आदिवासियों के आय के जरिए बढ़ाने के लिए उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। पदाधिकारीगण, मैं सचमुच में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। आज शाम को यहाँ आके आदि महोत्सव का इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना मेरा मन में भी बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि आदिवासी मूल निवासी है। हमारा परंपरा, हमारा संस्कृति, हमारा आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से हमारा पूर्वजों ने जो जिया और दिया, उसी परंपरा को अभी भी कायम रखने वाले लोग हमारा आदिवासी जनजाति समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास बीते शुक्रवार को हुए धमाके को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि इजरायल की राजनयिकों और परिसर की सुरक्षा को लेकर भारत प्रतिबद्ध है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजरायल के साथ सहयोग जारी रहेगा। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई की प्रगति के बारे में एक दूसरे को जानकारी दी। बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना वैक्सीन तैयार करने और टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच वैक्सीनेशन के क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें।
खेतीबाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेतीबाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेतीबाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेतीबाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेतीबाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।